तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता की थी, है ना। बताया था मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स, है ना। वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग वगैरह, ये सब प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे बताते हैं, है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि कितना एंगल होगा, ठीक। तो सपोज़ हमें एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमें इस तरह से दे दिया है, वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से गिवन है, और यहाँ पर एक एंगल बनाया हुआ है सपोज से 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो हमसे पूछा जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताओ कितना होगा, ठीक है। तो ये किसी को ये बोल सकता है कि 30 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। बट ऐसा नहीं है, जब भी हमें एंगल बताना होगा, जब भी हमें एंगल बताना होगा बिटवीन द वेक्टर्स, तो वेक्टर्स या तो टेल टू टेल ज्वाइन होने चाहिए या हेड टू हेड ज्वाइन होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर का हेड ज्वाइन हो रहा है, तो ये एंगल नहीं है इन वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेलल शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके या तो इस वेक्टर की टेल को यहाँ पर लेके आओ या इस वेक्टर के हेड को यहाँ पर लेके आओ, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, तभी हम दोनों वेक्टर के बीच में एंगल बता पाएंगे। तो देखो कैसे बताएंगे, ए वेक्टर को अभी हम वहीं जहाँ है वैसा ही रखते हैं, ठीक है। ए वेक्टर को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा ही रखा। उसके बाद बी वेक्टर को हम शिफ्ट करके लेके आए, बी वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इधर शिफ्ट करके हम बी वेक्टर को ले आए, ठीक है। अब जो है ये एंगल दिया हुआ था हमें 30 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल दोनों ज्वाइन हो रही हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल होगा बिटवीन द वेक्टर्स। कितना होगा, ये पूरा 180 बनता है स्ट्रेट लाइन में। अभी ये 30 यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, दो एंगल कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक ये भी बोला जा सकता है 150 और एक दूसरा ये भी हो सकता है। कितना है ये 150 हो गया, तो 360 माइनस 150, 360 माइनस 150 210 हो गया। तो कभी भी बड़ा वाला जो लार्जर एंगल होगा वो दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बोला जाएगा, जो स्मॉलर एंगल होगा वही इन दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो क्या बात पता चली, एक तो बात ये पता चली कि जब भी हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो उनके या तो हेड ज्वाइन करो या उनकी टेल ज्वाइन करो, तभी आप एंगल बता पाओगे, पहली चीज़। दूसरा, दो एंगल दिखाई देते हैं, एक एंगल हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, टेल ज्वाइन करने पर, और एक ये बड़ा वाला एंगल दिखाई दे रहा है। तो हमेशा कौन सा एंगल बताएंगे, जो स्मॉलर होगा। तो 150 इज़ स्मॉलर देन दिस 210, तो कौन सा एंगल हो गया, 150 डिग्री हो गया बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। अच्छा, दूसरा तरीका इसका, मैंने यहाँ पर तो बी को शिफ्ट किया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ए को शिफ्ट कर लूँ, तो कैसे बताएंगे, देखो बी वेक्टर जैसा था वैसा ही बनाओ, ठीक है। बी वेक्टर ऐसे था, ये था आपका बी वेक्टर, और ए को शिफ्ट करो पैरेलली, है ना, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो इसको, ए को, तो इधर बना सकते हैं इसको ऐसे, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये एंगल हमें दिया हुआ था, ये वाला गिवन है 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, 150 बचेगा। तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर
ए एंड बी 150, तो आंसर विल बी 150। तो इस तरह से एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो हेड से हेड ज्वाइन करो या टेल से टेल ज्वाइन करो, तब बताओ एंगल कितना है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, और एक वेक्टर है ए बी और ये सी इधर बना दिया है, ये ए है। ठीक है, दूसरा वेक्टर इधर बनाया है क्या, बी और सी, ये है बी, और एक वेक्टर हमने ऐसे बना दिया सी। ठीक है, एंगल दिए हुए हैं ये वाला एंगल दिया है हमें कितना, 120 और 150, ये गिवन है 120 और 150। अब पूछ रहे हैं हमसे कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फर्स्ट, सेकेंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थर्ड सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये बताना है मुझे। तो देखो यहाँ पर देखें, अगर ए और बी को देखें तो ए और बी की तो टेल पहले से ही ज्वाइन है, तो जो इनके बीच में एंगल गिवन है वही एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर हमें दिखाई दे रहा है, ए और बी की टेल ज्वाइन है और ये एंगल कितना है 120, तो दिस विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो लिख देंगे सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है, बी और सी को देखो, बी और सी, ठीक है, अब ये बी का हेड और सी की टेल ज्वाइन है, तो क्या करें, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करें, पैरेलली शिफ्ट करें, इधर ले आओ इसे। ठीक है, ऐसा कुछ मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट करके इधर ले आया, कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज नहीं होता। तो ये सी यहाँ से हट के यहाँ आ गया, अब ये है सी वेक्टर। ठीक है, तो ये 150 डिग्री बन रहा था यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो बी और सी दोनों के हेड ज्वाइन हो गए, है ना, पैरेलल शिफ्ट करके मैंने इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर लिया सी वेक्टर को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बी और सी दोनों के हेड ज्वाइन हो गए। अब बता सकता हूँ मैं इसके बीच में एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो ये हो गया आंसर 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना है ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा, ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा। ठीक है, बता देते हैं। तो इस सी को शिफ्ट करके इधर लेके आओ, और उससे पहले, शिफ्टिंग से पहले एक चीज़ और देखो, क्या देखें, देखो कि ये बन रहा है आपका 120, तो इधर कितना एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री बन रहा होगा। सी को इधर शिफ्ट करके लेके आओ, ये वाला एंगल कितना है 30, तो इधर शिफ्ट होके आएगा, तब भी हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री बनेगा। बनाते हैं, देखो है ना, ये सी वेक्टर को मैं शिफ्ट करके इधर ले आया, तो जितना एंगल बन रहा था पहले उतना एंगल इधर बनेगा अभी भी। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है 30, ठीक है, ये इतना एंगल कितना है 60, ये 30, तो ए और सी के बीच में कितना एंगल बचा, ये वाला। टोटल एंगल 180 होता है, टोटल 180 होता है, तो 60 यहाँ पर आ गया, 30 यहाँ पर आ गया, तो कितना बचा 90,
है ना। 60 + 30 90, टोटल होता है 180, तो 180 - 90 90, यानी कि ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 90। तो लास्ट आंसर हो जाएगा आपका 90। ठीक है, सी को इधर शिफ्ट करके लाए हो तो ए की टेल और सी की टेल ज्वाइन हो रही है, तो इसलिए जो एंगल बताया है हमने ए और सी के बीच में वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड आउट करने के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, कहीं ज़रूरत पड़ जाती है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। ऐसा कोई स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ पर है ऐसे, और दूसरा वेक्टर हमने यहाँ बना दिया ऐसे। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है हमें सपोज से 30 डिग्री, ये एंगल हमें दिया हुआ है 45। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी। तो अब हमसे पूछ रहे हैं ए और बी के बीच में एंगल बताओ। ये क्या है? स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो लिख देते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करो, ये बी को शिफ्ट करके इधर ले आओ। ठीक है, तो टेल ए की और बी की ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो कर देते हैं। तो इसको जो शिफ्ट करके लाओगे तो ऐसे आ जाएगा, ये हो गया बी। ठीक है, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री बना रहा था, तो इधर भी हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा? 30। ठीक, ठीक है, और ये पूरा 90 बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 45। ठीक है, ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? 45। ठीक है, तो टोटल एंगल कितना दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच में? 45 + 30 यानी 75। तो एंगल कितना हो गया? 75। तो आंसर हो गया 75 डिग्री। ये क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में ही सॉल्व कर दिया है ना। आप लोग करो तो क्वेश्चन अलग लिखो, सॉल्यूशन अलग लिखो, जिससे कि पता रहे बाद में रिवीजन करते टाइम पर कि पूछा क्या गया था क्वेश्चन में। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। अगर किसी वेक्टर, ये हो गया, चलो ठीक है। अब जो है कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, तो मान लो सपोज ये वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये ए वेक्टर है। ठीक, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, 2 क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी हो गई,
जिसकी कोई डायरेक्शन है नहीं, ये ए वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए, 2a हो जाएगा। 2a हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, डबल हो गया, डायरेक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया 2a। तो मतलब क्या हुआ कि किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज़ मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँ, -1 इंटू ए, -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 से मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा, और -a का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन मस्ट बी रिवर्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये 2a हो गया, ये क्या हो गया, -a वेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब सपोज़ ये जो वेक्टर है, मैं बोल देता हूँ इसको क्या है, ये वेलोसिटी है, दिस इज़ व्हाट, वेलोसिटी, वेलोसिटी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें सपोज, तो जैसे स्केलर क्वांटिटी टाइम हो गया, टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट पहले थी मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, क्या बचा, मीटर, मतलब यूनिट भी चेंज हो सकती है ना, मतलब यूनिट भी चेंज हो सकती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को, ये टाइम क्या स्केलर क्वांटिटी है, टाइम की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो टाइम क्या स्केलर क्वांटिटी, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, यूनिट भी चेंज हो सकती है, मतलब एक तरह से क्वांटिटी ही चेंज हो गई। फिर वो यूनिट चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ही चेंज हो गया पूरी तरह से। यहाँ पर वेलोसिटी था, अभी ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, समझे बात। तो किसी वेक्टर को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी यूनिट चेंज हो सकती है। तो इस तरह से हम पॉइंट लिख सकते हैं कि बाई मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर क्वांटिटी, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर क्वांटिटी by a scalar, its magnitude can change। ठीक है, और मे चेंज लिखो यहाँ पर, मे चेंज, क्यों, क्योंकि स्केलर तो 1 भी है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, इसलिए मे चेंज। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मे चेंज। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन में चेंज। ठीक है, और थर्ड, यूनिट में चेंज। ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बनती हैं अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद किसी वेक्टर को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, किसी वेक्टर को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
कहीं कहीं क्वेश्चन में इस तरह से ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में। तो हम लिखते हैं हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात होगी तो आप ये डिफाइन करोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से डिफाइन करोगे। एक चीज़ और है ना, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं, क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल में डिफाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम। ठीक है, जैसे सनराइज़ के टाइम पर सन की तरफ मुंह करके खड़े हो तो उधर क्या है, ईस्ट है, और उसके जस्ट पीछे क्या है, वेस्ट है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ऐसे। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसे डिफाइन है, इस तरफ ईस्ट इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ इस तरफ साउथ, है ना। अब यहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि मेरे सर के ऊपर क्या है, नॉर्थ, मतलब आसमान की तरफ नॉर्थ और पैरों की तरफ नीचे की तरफ साउथ। बोर्ड पर तो टू डायमेंशन में बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा। अब बोर्ड को तो ऐसे आपकी कॉपी की तरह बना नहीं सकता मैं, है ना, बोर्ड तो ऐसे है, तो इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ मेरे सर के ऊपर है और साउथ बिल्कुल पैरों के नीचे, ऐसा नहीं है। ये ऐसे करके डिफाइन है, इस प्लेन में डिफाइन है। ठीक है, तो सर के ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड, है ना। सर के ऊपर जो डायरेक्शन बोली जाएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन बोली जाएगी। ठीक है, या वर्टिकल बोल देंगे, अगर हॉरिजॉन्टल ये प्लेन बोल रहे हैं तो उसे वर्टिकल बोल देंगे। ठीक है, वैसे अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन बोली जाती है, ये ऊपर और नीचे, अपवर्ड और डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलो वो छोड़ो, खैर ये इतना ध्यान रखो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन है ना। ऐसा नहीं है जो स्काई है वो नॉर्थ में, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो गलत परसेप्शन है। चलो, अब कोई वेक्टर मुझे दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया ईस्ट और इधर हो गया आपका नॉर्थ। ठीक है, ये वेक्टर है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ले लिया। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ मुझे 30 डिग्री, है ना। ईस्ट और नॉर्थ के बीच में तो एंगल कितना होगा, 90 होगा ही होगा, तो यहाँ पर भी होगा 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 60 हो गया बचा हुआ एंगल। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो ईस्ट से इधर चलोगे तो 30 डिग्री चलने पर, नॉर्थ की तरफ चलोगे तो 30 डिग्री चलने पर क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर मिल जाएगा। इधर चलेंगे ईस्ट से, है ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो इसको लिखा जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड @ 30 डिग्री। किधर से जा रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो उल्टा लिखा जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इन द सेम वे दूसरा, ये 60 डिग्री रिप्रेजेंट करना है, तो इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलें तो 60 डिग्री चलने पर ये वेक्टर मिल जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड @ 60 डिग्री, कहाँ से आ रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये लिखने का तरीका होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में। ठीक है, यहाँ से ईस्ट से 30 डिग्री चलोगे नॉर्थ की तरफ तो ये वेक्टर मिलेगा, है ना। तो लिखेंगे कैसे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलेंगे इधर तो ये वेक्टर मिलेगा 60 डिग्री चलने पर, तो इसको लिखा जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड @ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, उल्टा चलते हैं, है ना, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, समझे बात। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में किसी भी वेक्टर को। ठीक, चलो इसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहली बात, जो वेक्टर ऐड किए जाएंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, उनको ऐड किया जाएगा तो सबसे पहले तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, तब हम उसको ऐड कर पाएंगे, नहीं तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी सपोज फोर्स अगर है तो फोर्स के साथ ही ऐड होगा, ऐसा नहीं है फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं तो फोर्स और वेलोसिटी को आपने ऐड कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करना है, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड ओनली, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड ओनली, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, दो रूल होते हैं वेक्टर एडिशन के, एक होता है ट्रायंगल रूल और एक होता है पैरेललोग्राम रूल। एक होता है ट्रायंगल रूल, एक है पैरेललोग्राम। अगर दो वेक्टर है मेरे पास, एक है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इस तरह से। ठीक है, तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है, फर्स्ट ट्रायंगल रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर, जैसे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो पहला वेक्टर बना दिया हमने ए, उसके बाद दूसरा वेक्टर इसके हेड से शुरू होगा, ये बी वेक्टर बना दिया, और जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ऐसे, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है हमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सपोज ये एंगल है थीटा, मान लिया हमने, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस जो है ये लिख सकता हूँ मैं, ये थीटा है तो ये हो जाएगा, ये बी है ना, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक बी कॉस थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, मैंने लेंथ ये लिख दी। ये लेंथ कितनी है, ए वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैंने मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कितना हुआ बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा दो, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करो, बी साइन थीटा इसका स्क्वायर करो, प्लस ये लेंथ इसका स्क्वायर करो, ये कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा,
कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर अब बार बार इस तरह से नहीं लिख रहा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं लिख रहा हूँ आर। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको मैं लिख रहा हूँ ए। ठीक है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं लिख रहा हूँ बी। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, है ना, ये सब बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिखा जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये क्या लिखा जाएगा, ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बी कॉस स्क्वायर थीटा और बी साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दें, ए स्क्वायर को इधर लिखो, ए स्क्वायर यहाँ लिख लिया प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों एक साथ लिख दो, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये बच गया केवल, तो 2ab कॉस थीटा ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिला, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू मिली ये, तो आर कितना मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या आया है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। दिस इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक रखो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आ रही है, जरा क्लियर है, अभी क्लियर है, चलो कंटिन्यू रखते हैं, अभी थोड़ा इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको पहले। तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ये क्या निकल के आया, ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, या हम बोले -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर रखें, क्या मिलता है मुझे। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है आपका वो होता है -1 से +1 के बीच में। तो एट थीटा इक्वल्स टू 0 कॉस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 रखो, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको, रिजल्टेंट मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, कॉस, चलो लिख देते हैं 0, एक स्टेप और बढ़ गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसलिए सिंपल आर से डिनोट कर दिया है, मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, इस तरह से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरह से सीधा सीधा a प्लस बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला के तरह लिखें इसको, क्या जो मैंने माना था वहाँ पर, तो r को हम लिख देते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। अब दूसरा एंगल ले लें 90 डिग्री, तो क्या होगा, 90 डिग्री मतलब a और b के बीच में 90 डिग्री हो गया, a और b के बीच में 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए दोनों, है ना, a और b
परपेंडिकुलर हो जाएं तो क्या होगा, ठीक है, वो भी रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। कभी भी हमें दो परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिए जाएं तो उसका रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। अब ये बार बार जो फॉर्मूला लगाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा फास्ट करना होता है क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है रिजल्ट, अभी तो चलो लिखो। R इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री रख रहे हैं एट थीटा इक्वल्स टू 90। तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे ही ये 90 रखा, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा। तो क्या बचा हमारे पास, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, है ना, सब इस तरह से हैं। तो ये रिजल्ट हो गया एक तरीके से। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब ऐसे ही एक और केस लेते हैं, एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो ये केस 3 बोल सकते हैं, केस 3, इस वाले को केस 2 मान लो, ठीक है, और इस वाले को केस 1 मान लो फर्स्ट। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पर क्या आएगा, R इक्वल्स टू ए प्लस बी, सीधा सीधा ऐड हो गया, दोनों मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर अब यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, एक वेक्टर A इस तरह से है और दूसरा वेक्टर B बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है, B, ये A है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री का मतलब क्या है, एक वेक्टर है इधर A और दूसरा वेक्टर है इधर B, 90 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 180 का मतलब क्या हुआ, 180 का मतलब ऐसा हुआ, ए वेक्टर है इधर और बी वेक्टर है अपोजिट, ऐसा, तब ये 180 बन रहा है दोनों के बीच में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, ठीक है, कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, है ना। कॉस 180 की वैल्यू जैसे ही -1 रखोगे तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। तो क्या मिला मुझे, आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब ये दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं, मतलब 180 डिग्री पर हैं एक दूसरे से, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, a माइनस बी होगा, a माइनस बी हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस ये वाला मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल हैं तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 90 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो अब इसमें जो है एक चीज़ और बतानी है मुझे आपको, एंगल अल्फ़ा और एंगल बीटा, ठीक है, बता देते हैं। डस्टर इधर है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, डायग्राम की अभी ज़रूरत है मुझे, डायग्राम इरेज नहीं कर रहा।
ये सपोज ये एंगल है अल्फ़ा, अल्फ़ा लिखना है मुझे, तो टेन अल्फ़ा क्या लिखेंगे, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ये पूरा लेंथ कितनी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया टेन अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला एंगल, तो टेन बीटा कैसे लिखा जाएगा, देखो इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सटेंशन पर, ठीक है, ऐसे, तो इस तरह से, ठीक। और ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, इस तरह से, ये एंगल थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो इधर थीटा के सामने क्या आएगा, ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, थीटा के एडजेसेंट ए कॉस थीटा, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए कॉस थीटा, ठीक है, ये वाली साइड ए साइन थीटा, ये बी है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक बी, ठीक है, ये पूरी लेंथ पता चल गई, ये पूरी लेंथ पता चल गई, तो ये एंगल बीटा बता सकते हो। तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे टेन बीटा इक्वल्स टू ये लेंथ कितनी है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन ये पूरी लेंथ बेस कितना है, बी प्लस ए कॉस थीटा। कहीं कहीं पर हमें ये टेन बीटा और टेन अल्फ़ा लिखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बताया, ठीक है। तो ये आपका जो है वेक्टर एडिशन में ट्रायंगल रूल है वो मैंने एक्सप्लेन करा है ना, ट्रायंगल रूल एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें एक पैरेललोग्राम रूल और है। पैरेललोग्राम रूल में क्या है, देखो सेम जैसे ट्रायंगल रूल है वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। तो जैसे ये वेक्टर था ए आपके पास, और ये एक वेक्टर दिया हुआ था आपको ऐसे बी, इन दोनों को आप ऐड कर रहे थे। तो देखो ट्रायंगल रूल में क्या किया आपने, ए वेक्टर बनाया और ए के हेड से आपने दूसरा वेक्टर भी स्टार्ट किया, और फिर क्या किया, इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन किया, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। ये किया था आपने ट्रायंगल रूल में, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, पहला वेक्टर बनाओ ए, ठीक है, और जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल से ही दूसरा वेक्टर शुरू करो, ठीक है, ऐसे। ये हो गया बी, जो डायरेक्शन है वही रखनी है, चेंज नहीं करना, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना। अब उसके बाद ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो और बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इस तरह से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ए और बी की टेल यहाँ पर मिल रही हैं, वहीं से रिजल्टेंट वेक्टर भी शुरू होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है ना। अल्टीमेटली क्या है, ये ए, तो ये यहाँ पर ए वेक्टर हैं ये, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है।
बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान नहीं रखना हमें कि पहले फर्स्ट वेक्टर बनाया उसके हेड से दूसरा वेक्टर बनाया, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सारे वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हो रही है यहाँ पर पैरेललोग्राम में, रिजल्टेंट वही आएगा जो यहाँ पर आ रहा था। डायरेक्शन देख लो, दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस तरह इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। तो जो मेथड अच्छा लगे उससे हम सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों एक ही हैं अल्टीमेटली। ठीक है, समझाने के तरीके अलग अलग हो गए हैं बस। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, सारे वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हो रही हैं, और यहाँ पर पहला वेक्टर बनाया उसके हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया, फिर इनिशियल वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिया, तो वो रिजल्टेंट बना। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ तुम्हें कि जब भी एडिशन करोगे, एक सिंपल सी एक चीज़ और बता देता हूँ, है ना। ये तो हो गया, रिजल्टेंट वगैरह सब मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब कभी भी दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, सिंपली सपोज ए वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j - 2k, सपोज ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, बी वेक्टर दिया हुआ है i - j + 3k। ऐड करना है तो हमेशा i को i के साथ में ऐड करना है, j को j के साथ ऐड करना है, k को k के साथ ऐड करना है। ऐसा मत करना कभी भी i को j के साथ ऐड कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो a + b अगर आपको लिखना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्या लिखोगे, 2i + i 3i। ठीक है, 3j - j, ये कितना हो जाएगा, +2j। ठीक है, ये कितना हो गया, +k। ठीक है, तो i को i के साथ में सॉल्व करेंगे, j को j के साथ सॉल्व करेंगे, k को k के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है, ये ध्यान रखना हमें ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह से सिंपली हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, तो ऐसे ऐड कर लेंगे। वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल बता रखा है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, r = √a² + b² + 2ab cos θ। मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सपोज यहाँ पर a वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2² प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3² प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, है ना। k का कोफिशिएंट क्या है, -2, j का कोफिशिएंट 3, i का कोफिशिएंट 2। तो इस तरह से, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 4। ठीक है, √17। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं आ रही, i j k गायब हो गए। मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में।